हेलो स्टूडेंट्स। अगर आपको एनसीईआरटी के चैप्टर एक शॉट में रिवाइज करने हैं तो ये सही जगह है। आपको पता है नीट एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स की लाइनों से किए जाते हैं, राइट। मैंने एनसीईआरटी के सारे कोर को इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो लेट अस स्टार्ट। डेफिनेशन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन क्या होती है? Breathing is exchange of the oxygen from atmosphere with the carbon dioxide produced by the cells. तो बेसिकली ब्रीदिंग जो है या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ द gases, that is oxygen and carbon dioxide, between the organisms and the environment. जो एनिमल्स एयर में रहते हैं, राइट, एयर मतलब एयर को ब्रीथ करते हैं, वो वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एयर के साथ एक्सचेंज करते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, दे एक्सचेंज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, आपको पता है पानी के अंदर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होती है यानी गिल्स से, और एयर में लंग्स दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है, या फिर ट्रैकियल और स्किन से भी एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फ्रॉग। पर्पस क्या है रेस्पिरेशन का? ऑक्सीजन टेक्स पार्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है एंड हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो सेल्स जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन करते हैं, कैटाबोलिज्म होता है टू डेराइव एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ईटीसी, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड द क्रेब्स साइकिल इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, and it is obviously harmful for the body and it is excretory product, has to be removed outside, जिसको एक्सपायरेशन या आउट ब्रीथिंग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पूरी रेस्पिरेशन प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? अगर हम ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं, राइट, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बाय लंग्स, जिसको हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं। देन लंग से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है ब्लड के अंदर, और ब्लड उसको टिश्यूज में ले जाता है और टिश्यू को डिलीवर कर देता है। सो डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस एट एल्वियोलाई, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में चली जाती है एंड एक्सपेल्ड आउटसाइड और थ्रोन आउटसाइड द बॉडी बाय एक्सपायरेशन और आउट ब्रीथिंग। डिफ्यूजन के बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस बाय ब्लड, वो हम देखेंगे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। डिफ्यूजन एट टिश्यूज, जैसे मैंने बताया टिश्यू सरफेस पे ऑक्सीजन गोज इनसाइड द सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट ऑफ द सेल इनटू द ब्लड। सेलुलर रेस्पिरेशन, एक बार जब ऑक्सीजन सेल्स के अंदर चली जाती है, इट पार्टिसिपेट इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। चलिए अब इस स्लाइड की इंफॉर्मेशन पे हम कुछ एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू 1, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ, और आप लोगों ने सही आंसर देख लिया होगा, दैट इज सही आंसर है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑक्सीजन इनसाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट्स कॉल्ड ब्रीदिंग। सेकेंड एमसीक्यू, विच गैस इज हार्मफुल एंड नीड्स टू बी रिमूव। जैसे मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज हार्मफुल एंड इट हैज टू बी रिमूव्ड आउटसाइड। नाइट्रोजन इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, सो जैसे ये एंटर करता है वैसे ही ये बाहर भी, बॉडी से बाहर भी निकल जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक, ब्रीदिंग इज जस्ट एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन एट एल्वियोलाई आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो हमारी स्लाइड 1 हो चुकी है। नाउ लेट्स गो टू द स्लाइड नंबर 2। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बात करें। आपने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा होगा कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, राइट।
दे एक्सचेंज द गैसेस बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर बॉडी सरफेस, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, फ्लैटवॉर्म्स हो गए, राइट, सिलिंड्रेट्स हो गए। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स, सिंपल डिफ्यूजन इज द प्रोसेस जिसकी वजह से ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। अर्थफॉर्म, ये वही एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। याद रहे, हम लोग एनसीईआरटी बुक को रिवाइज कर रहे हैं। अर्थवॉर्म, क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन, मॉइस्ट क्यूटिकल ओवर द स्किन, या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। इंसेक्ट्स, ट्रैकियल सिस्टम होता है इंसेक्ट्स, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें डायरेक्टली एयर एंटर कर जाती है। सो इंसेक्ट्स दे ब्रीथ एयर बाय ट्रैकियल ट्यूब्स और ट्रैकियल सिस्टम। इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, क्रस्टेशियंस जिनको बोलते हैं, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, राइट, एंड मॉलस्क, क्योंकि ये पानी में रहते हैं और गिल्स से ब्रीदिंग करते हैं, दे ब्रीथ वाटर, एंड दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। फिशेस में भी ऑब्वियसली गिल्स होती हैं और वो भी ब्रैंकियल रेस्पिरेशन ही करती हैं। टेरेस्ट्रियल फॉर्म, लैंड पे रहने वाले एनिमल्स, राइट, दे ब्रीथ एयर बाय लंग्स, एंड दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। वर्टिब्रेट्स, फिशेस होती हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करती हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं, लाइक फ्रॉग्स, वो क्यूटेनियस बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन भी करते हैं, राइट। इसके अलावा दे डू पल्मोनरी रेस्पिरेशन इन एयर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, क्योंकि टेरेस्ट्रियल होते हैं, वो लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। फ्रॉग्स स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे मैंने बताया। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस स्लाइड। Branchial respiration, that is respiration by gills, is carried out by obviously fishes. Insects से, insects tracheal respiration करते हैं, birds pulmonary respiration करते हैं, and earthworm cutaneous respiration करते हैं. Question number 2, insect transport atmospheric air through, जैसे मैंने बताया था, tracheal tubes, क्योंकि insects होते हैं वो terrestrial या aerial होते हैं, so they breathe air. क्वेश्चन 3, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज फाउंड इन, तो स्किन से कौन करता है? फ्रॉग करता है, फिशेस ब्रैंकियल करते हैं, बर्ड्स जो हैं वो पल्मोनरी, और इंसेक्ट्स ट्रैकियल रेस्पिरेशन करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी को रिवाइज करते हुए। दैट इज स्लाइड नंबर 3। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर होता है, दैट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, राइट। नॉस्ट्रिल के अंदर नाजल चैम्बर्स हैं, नाजल चैम्बर्स मॉइस्ट होते हैं, मिकॉइड होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, राइट। इनकमिंग एयर को मोशन करते हैं, और ब्लड कैपिलरीज होती है तो उसको वार्म अप भी करते हैं टू द बॉडी टेम्परेचर। नाजल चैम्बर से इंटरनल नेयर्स के थ्रू एयर फेरिक्स में जाती है। फेरिक्स के 3 रीजन होते हैं, नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स एंड लेरिंजोफेरिक्स। यहां से एयर गुजरती हुई, दैट इज इनकमिंग एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन, यहां से गुजरते हुए वो वॉइस बॉक्स में एंटर करती है, जिसको हम लैरिक्स कहते हैं। लैरिक्स एक कार्टिलेजिनस वॉइस बॉक्स है, और ये साउंड प्रोडक्शन भी करता है। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। सो प्रोडक्शन इज ऑफ ए साउंड इज अ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। लैरिक्स इज की ओपनिंग जो होती है उसको ग्लॉटिस कहते हैं, और glottis is covered by a flap-like structure called epiglottis, which prevents the entry of food or liquid inside the windpipe during the engulfing of the food, ठीक है, और डिग्लूटेशन। तो ये प्रिवेंट करता है। उसके बाद विंड पाइप होती है, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, राइट। ट्रैकिया जो है, इट इज केप्ट ओपन बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, जो कि डॉर्सल साइड में ओपन होती है, राइट। सी का जो ओपनिंग है दैट इज ऑन द डॉर्सल साइड। और ये काम क्या करते हैं? दे कीप द विंड पाइप ऑलवेज ओपन। व्हाई? बिकॉज एवरी टाइम वी आर ब्रीदिंग, ठीक है। याद रहे कि विंड पाइप के पीछे जो ईसोफेगस होता है, जिससे फूड
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है वो एक कोलैप्स ट्यूब होती है एंड इट ओपन्स ओनली व्हेन द फूड और सम लिक्विड पासेस थ्रू द ईसोफेगस। लेकिन हमारी विंड पाइप हमेशा खुली रहती है। और कौन इसको पॉसिबल करता है? दैट इज सी शेप्ड ट्रैकियल रिंग्स। ट्रैकिया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे के लेवल में डिवाइड कर जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई which further divide into secondary tertiary bronchi and then bronchioles and terminal bronchioles, and ultimately it enters into the grape like structure or bunch like structures which are called alveoli. Alveoli जो है these are the actual sites of exchange of the gases. alveoli की वॉल जो होती है थिन होती है, राइट? अभी इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो ये पाथवे हो गया ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा मैंने बताया लैरिक्स ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो डिफरेंट कार्टिलेज का बना हुआ है, और ये साउंड बॉक्स भी कहलाता है क्योंकि ये साउंड प्रोडक्शन करता है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द विंड पाइप ड्यूरिंग द डिग्लुटेशन, राइट? लंग्स, हमारे राइट एंड लेफ्ट दो लंग्स होते हैं, ठीक है? एंड लंग्स आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। The outer one is called the parietal pleural membrane and the inner one which is attached to the lungs is called visceral pleural membrane. दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन्स और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द लंग्स, राइट? दैट इज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। कंडक्टिंग पार्ट, सो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्योल, इसको हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट से सिर्फ गैसेस कंडक्ट होती हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट होती हैं, लेकिन एक्सचेंज पार्ट में द गैसेस आर एक्सचेंज विद द ब्लड। ध्यान रहे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो ऑक्सीजन है मेनली वो ब्लड में जानी चाहिए और ब्लड उसको फिर ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है टू ईच सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो एक्सचेंज पार्ट क्या हो गया? ये कंडक्टिंग पार्ट है, ये एक्सचेंज पार्ट है। एक्सचेंज पार्ट इज एल्वियोलाई, राइट? एंड सम ऑफ द टर्मिनल ट्यूब्स, वहां से भी एक्सचेंज होता है। दीज आर द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन। ऑक्सीजन inside the blood and carbon dioxide out of the blood. अब इस स्लाइड पे, दैट इज स्लाइड नंबर 3 पे, हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। साउंड बॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ऑब्वियसली लैरिक्स which is cartilaginous. Actual diffusion of the gases occurs in alveoli, the surface of the alveoli. ठीक है? alveoli की जो मेम्ब्रेन होती है वो 3 मेम्ब्रेन होती है, राइट? अभी हम आगे भी देखेंगे। दैट इज इंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलर वॉल, और उनके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है। प्लूरल फ्लूइड फंक्शंस टू रिड्यूस फ्रिक्शन, जैसा मैंने आपको बताया, राइट? एंड प्लूरल मेम्ब्रेन्स दे आल्सो प्रोटेक्ट द लंग्स एंड टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, राइट? जो पेरिएटल प्लूरल मेम्ब्रेन होती है इट इज अटैच्ड टू द lining of the thoracic wall. अब स्लाइड नंबर 4 पे हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो एक तरह की ब्रीदिंग है जिसके अंदर गैसेस दे मूव along the pressure gradients, that is from higher partial pressure to lower partial pressure. ध्यान रहे दो प्रकार की ब्रीदिंग होती है, एक होती है एक्टिव ब्रीदिंग, एक होती है पैसिव ब्रीदिंग। एक्टिव ब्रीदिंग फ्रॉग में पाई जाती है जिसमें फ्रॉग अपने बकल कैविटी को बकल पंप के जैसे यूज करके और एयर को गल्प करके अंदर पंप कर देता है। बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, ह्यूमन में पैसिव ब्रीदिंग होती है। पैसिव ब्रीदिंग का मतलब वी जस्ट क्रिएट लो प्रेशर इनसाइड आवर लंग्स एंड रेस्ट ऑफ द जॉब इज डन बाय सिंपल डिफ्यूजन, दैट इज फिजिक्स। अपने आप एयर जो होती है वो हायर पार्शियल प्रेशर से
लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ डिफ्यूज हो जाती है. दैट इज फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एयर प्रेशर इनसाइड द पल्मोनरी कैविटी. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन, दैट इज इन ब्रीदिंग. इन ब्रीदिंग में एट रेस्ट की बात कर रहा हूं, दो मसल्स काम करती हैं. दैट इज डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है और ये फ्लैटन हो जाता है. और ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी कैविटी इन इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन. जबकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट करती हैं एंड दे लिफ्ट द रिब्स अप एंड आउट एंड इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द thoracic कैविटी इन डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन. तो दोनों डायरेक्शन से पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर कम हो जाता है. नाउ द प्रेशर और द thoracic प्रेशर और पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रिजल्टिंग इन डिफ्यूजन ऑफ द air rich in oxygen inside the lungs. So thoracic volume increases, intrapulmonary pressure decreases and air enters. This is called inspiration. Expiration बिल्कुल उल्टा होता है. That is जो diaphragm और external intercostal muscles contract हुई होती हैं, they now relax and come back to their original position. Diaphragm फिर से डोम शेप का हो जाता है रिलैक्स होके, एंड external intercostal muscle relax करके then it again come back, right? That is in and down. So both of them decrease the volume in anterior posterior as well as dorsoventral direction, resulting in total decrease in the pulmonary pressure, right? And in pulmonary volume and increasing the pressure, जिसकी वजह से क्या होता है? Air diffuses out of the lungs into the air. ठीक है, तो इसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं. सो डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल रिलैक्स, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की बात हो रही है, रिलैक्स होती है. थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. नाउ द प्रेशर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एयर रशेस आउटसाइड. दिस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन और आउट ब्रीदिंग. तो ये सिंपल प्रोसेस होती है एंड दिस प्रोसेसेस आर ड्यूरिंग द रेस्ट. अगर एक्सर्शन कर रहे हैं तो दो एडिशनल मसल ऐड हो जाती हैं. एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो इंस्पायरेशन, जो कि एक्सपायरेशन में हेल्प करती हैं, एंड एब्डोमिनल मसल्स विच आल्सो हेल्प इन एक्सपायरेशन. तो इस चीज को ध्यान में रखना है. ब्रीदिंग रेट कितना होता है? नॉर्मल कंडीशन एट रेस्ट अ ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. इन्फेंट्स होते हैं, उनका ब्रीदिंग रेट हाई होता है, राइट? बट अडल्ट ह्यूमन ब्रीथ्स अराउंड 14 टाइम्स इन ए मिनट. कितनी एयर इनहेल और एक्सेल की? दैट कैन बी measured by an instrument called respirometer or spirometer. This is used to estimate the air volumes, right? Or clinical assessment for the vital capacities of the lungs. आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यूज. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. तो इंस्पायरेशन में क्या होता है? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ऑब्वियसली इट इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो प्रेशर कम है, दैट इज वाई the air from atmosphere enters into the lungs or pulmonary cavity. That's called the inspiration. Normal breathing rate of human is, जैसा मैंने बताया, 12 से 16 टाइम्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 14 टाइम्स इन ए मिनट. इसको हम ब्रीदिंग रेट भी कहते हैं. दिस इज फाउंड इन adults, that is around 14 times in a minute. Contraction of diaphragm increases thoracic volume इन विच डायरेक्शन? तो कंट्रैक्शन होने के बाद डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है एंड इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन. सो द आंसर इज बी. आइए अपने एनसीईआरटी चैप्टर को रिवाइज करते हुए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज स्लाइड नंबर 5, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज. तो कितनी एयर हमारे लंग्स में एंटर करती हैं या एंटर कर सकती हैं, इसको हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कहते हैं, राइट? और कैपेसिटीज. नाउ टाइडल वॉल्यूम, ये नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन एट रेस्ट है बाय अडल्ट ह्यूमन बीइंग एंड दिस इज अराउंड 500 ml, राइट? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगर आप नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद
फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर सकते हैं, दैट इज एयर को अंदर की तरफ खींचते हैं। सो एक्स्ट्रा एयर इज इंस्पायर्ड बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन। और ये कितने तक हो सकती है? दैट इज 2500 से लेके 3000 ml तक हो सकती है इन ए अडल्ट ह्यूमन बीइंग। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक वैसे ही है। जब आप नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद फोर्सफुली एयर को एक्सपायर करते हैं तो वो मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? 1000 से 1100 ml तक। क्या पूरी एयर आप अपने लंग से बाहर निकाल सकते हैं? आंसर इज नो। सम एयर इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन इनसाइड योर लंग्स एंड दैट इज कॉल्ड द रेजिडुअल वॉल्यूम। सो एयर रिमेनिंग आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, इसका अमाउंट कितना होता है? दैट इज अराउंड 1100 to 1200 ml। तो ये हमारी जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स होती हैं। कैपेसिटीज इन्हीं को मिला के बन जाती हैं। तो वाइटल कैपेसिटी कितनी है? वाइटल कैपेसिटी इज टाइडल वॉल्यूम के साथ जो मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर हम मिला देते हैं तो हमारी वाइटल कैपेसिटी आ जाती है, राइट? तो आप इसमें 500 ml के साथ 2500 या से लेके 3000 ml को भी जोड़ दीजिए और साथ में 1000 से लेके 1100 ml को भी जोड़ दीजिए। दैट विल बिकम द वाइटल कैपेसिटी। ध्यान रहे एथलीट्स की और वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होती है, या आप अपने लंग्स की एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है? सो इट इज ऑल्सो अ क्लिनिकल वैल्यू। टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी के अंदर अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम को भी जोड़ देते हैं, इट विल बिकम द टोटल लंग कैपेसिटी। ध्यान रहे जो एयर आपके बॉडी से बाहर निकलती है उसी एयर को हम स्पायरोमीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। कौन सी एयर जो बाहर नहीं निकल सकती है? ऑब्वियसली रेजिडुअल वॉल्यूम बाहर नहीं निकल सकती। तो वो सारी वैल्यूज जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम है दैट कैनॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। और उसमें कौन कौन सी वॉल्यूम आती है? रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, एंड टोटल लंग कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब स्लाइड नंबर 5 देखते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चंस। सो टाइडल वॉल्यूम इन ए हेल्दी मैन इज, कितना होता है टाइडल वॉल्यूम? जैसे हमने देखा नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन 500 ml होता है। वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड्स व्हाट? तो वाइटल कैपेसिटी जो है वो टाइडल वॉल्यूम के साथ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दिया जाता है। क्या वाइटल कैपेसिटी स्पायरोमीटर से मेजर की जा सकती है? यस, क्योंकि ये एयर बाहर या तो आती है या बाहर से अंदर जाती है, ठीक है? सो आंसर इज बी। वॉल्यूम रिमेनिंग आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, जो कभी बाहर नहीं आता बॉडी से, उसको हम बोलते हैं ऑब्वियसली रेजिडुअल वॉल्यूम। सो आंसर इज सी। आइए आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी को रिवाइज करते हुए स्लाइड नंबर 6 में एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। अब ब्रीदिंग होने के बाद जब एयर रिच इन ऑक्सीजन एल्वियोलाई में पहुंच गई तो अब ये ऑक्सीजन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट इज गोइंग टू डिफ्यूज इनटू द ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 40, जबकि एल्वियोलाई में होता है 104। सो इट डिफ्यूजेस फ्रॉम 104 टू 40। तो साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इज एल्वियोलाई at the lung surface and tissues at the tissue surface, and this takes place by simple diffusion, that is by partial pressure gradient, that is from higher partial pressure of oxygen to lower partial pressure of oxygen and carbon dioxide, ठीक है? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ध्यान रहे हम सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते, हम एयर रिच इन ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल नहीं करते, हम एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है? तो इनके अंदर, इस एयर के अंदर हमें इनका पार्शियल प्रेशर देखना पड़ता है। सो सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन द प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है? तो साइट क्या हुई? एल्वियोलाई एंड टिश्यूज। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक्सचेंज को डिटरमाइन करते हैं या अफेक्ट करते हैं?
एक मैंने बता दिया जैसे पार्शियल प्रेशर है। सोल्यूबिलिटी, कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन। सो इसमें जो थोड़ा सा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी काफी होता है इसको एक्सचेंज करवाने में या डिफ्यूज करवाने में। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली थिनर द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जितनी पतली होगी उतना अच्छा डिफ्यूजन होगा। पार्शियल प्रेशर मैंने बताया, इनकी वैल्यूज आपको याद रखनी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई 104 होता है, राइट, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। टिश्यूज के अंदर इट इज 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है और डीऑक्सीजनेट में 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो आप देखेंगे जब इन वैल्यूज को जोड़ेंगे तो एक कैस्केड बनेगा, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, एक वाटरफॉल जैसा बनेगा, ठीक है। PCO2 का एल्वियोलाई में कम होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इट इज 45। टिश्यूज के अंदर भी 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इट इज 40, ठीक है। सो इट डिफ्यूजेस from the tissues to the blood and from blood to the alveoli and from alveoli to the outside. Diffusion membrane के बारे में अभी मैंने बताया। It is made up of three membranes, that is squamous epithelium of the alveoli, endothelium of the blood capillaries which are present inside around the lungs or alveoli of the lungs, and उनके बीच में एक non cellular basement membrane less than 1 millimeter इनकी thickness है। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, जैसे मैंने बताया 20 to 25 टाइम्स हायर देन द ऑक्सीजन, सो इट डिफ्यूज मोर इफेक्टिवली। इस स्लाइड के ऊपर अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई, तो आप सबको याद हो गया होगा, दैट इज 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 159 जो है इट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर और एयर, ठीक है। 40 millimeter mercury is the partial pressure of oxygen in deoxygenated blood, and 95 millimeter of mercury is the partial pressure of oxygen in oxygenated blood. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, ब्लड टू एल्वियोलाई, टिश्यूज टू ब्लड एंड एटमॉस्फेयर टू टिश्यूज। तो कहां से कहां डिफ्यूज करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यूज से निकल के ब्लड में आता है और ब्लड से फिर एल्वियोलाई में चला जाता है, ठीक है। तो टिश्यू में 45 होता है और जो इनकमिंग ब्लड होता है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें 40 होता है। तो 45 से 40 में डिफ्यूज होके और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देता है जिसके अंदर फिर 45 होता है। एल्वियोलाई में 40 होता है और फिर 45 से 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की तरफ ये डिफ्यूज होके एल्वियोलाई में चला जाता है, एंड फ्रॉम द एल्वियोलाई इट इज एक्सपेल्ड आउट ड्यूरिंग आउट ब्रीदिंग। 3 नंबर, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी मेजर लेयर्स, तो 3 लेयर्स होती हैं, right? That is squamous epithelium of the alveolar wall, endothelium of the blood capillaries, and between them basement membrane. स्लाइड नंबर 7 देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। अब गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द lungs to the tissues, 97% enters into the RBCs and combine with the hemoglobin to form oxyhemoglobin, ठीक है, राइट। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर 2 अल्फा 2 बीटा पेप्टाइड्स होती हैं, 4 साइट्स होती हैं, हीम ग्रुप होते हैं, हर साइट में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीजनेशन कहते हैं। एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन टू द ऑक्सीजन इज मोर एट द लंग सरफेस एंड लेस एट द टिश्यू सरफेस। तो लंग सरफेस पे एसोसिएशन होता है, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है, और टिश्यू सरफेस पे डिसोसिएशन होता है, राइट। तो ऑक्सीजन इज ब्रोकन और रिलीज्ड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन एंड सप्लाइड टू द सेल्स एंड टिश्यूज। सिर्फ 3% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड 70% इज ट्रांसपोर्टेड इज बाइकार्बोनेट। तो टिश्यूज लेवल पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, इट एंटर्स इनटू द आरबीसीज एंड वहां पर एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज, द फास्टेस्ट टर्नओवर नंबर एंजाइम है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना देता है, विच डिसोसिएट्स इनटू बाइकार्बोनेट आयंस एंड H+ आयन। बाइकार्बोनेट आयन इट डिफ्यूजेस आउट ऑफ द आरबीसीज, राइट,
and is transported in the form of bicarbonate, mainly sodium bicarbonate. इसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड अंदर की तरफ शिफ्ट करते हैं, इसको क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। H प्लस आयन की जो अमाउंट होता है दैट इज आल्सो मोर ऑन द टिश्यू सरफेस। एनीवे, अराउंड 23 या 20 से 25% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इट कंबाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स द कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन, लेकिन ये हीम ग्रुप से अटैच नहीं करती, इट कंबाइंस विद द साइड चेन और साइड ग्रुप ऑफ द polypeptide chains of hemoglobin. 7% of the carbon dioxide is transported in dissolved form in plasma. ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको फेवर करते हैं? मैंने बताया लंग सरफेस के ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस, pH is comparatively more, right? And H plus ion is comparatively less. टेम्परेचर भी कम होता है। ये सब फैक्टर जो हैं इट हेल्प्स इन द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन with the hemoglobin. So favored in alveoli. So high PO2, low PCO2 and H plus ion and temperature. Oxygen dissociation curve इसको explain करता है. This is a sigmoid curve which is plotted between the percentage saturation of hemoglobin with oxygen and दूसरे एक्सिस पे partial pressure of the oxygen. ठीक है, तो ये जो sigmoid curve है इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग टुवर्ड्स द राइट एंड लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में ये टिश्यू सरफेस पे चला जाता है, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे ये लंग सरफेस पे चला जाता है, ठीक है। तो राइट साइड फेवर्स द डिसोसिएशन एंड द लेफ्ट साइड फेवर्स द एसोसिएशन, राइट। तो जब राइट साइड में वो चला जाता है दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कंडीशंस एट द लेवल ऑफ द टिश्यूज। डिफरेंट मतलब अपोजिट टू दीज कंडीशंस। वहां पर PCO2 ज्यादा होता है, PO2 कम होता है, H प्लस आयन ज्यादा होता है, एसिडिटी कम होती है और टेम्परेचर ज्यादा होता है। These factors affect the dissociation of the oxygen at the tissue surface. इसीलिए इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। एंड दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड बोर्स इफेक्ट। सो ये सिग्मॉइड होता है, सो शोज द HB saturation versus the partial pressure of oxygen, right? कार्बोनिक एनहाइड्रेज मैंने बताया RBC enzyme, right? It combines the carbon dioxide with the water, forms a bicarbonate acid and bicarbonate ions. H plus ions are released. आइए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज व्हाट? जैसे मैंने बताया इट इज transported from the tissues to the lungs in the form of bicarbonate ions in plasma. Enzyme present in RBC for carbon dioxide transport, obviously carbonic anhydrase, बहुत इंपॉर्टेंट है, highest turnover number, fastest enzyme. Oxygen dissociation curve is linear, hyperbolic या sigmoid? Answer is it is sigmoid. आइए अब स्लाइड 8, हम अपने चैप्टर के लास्ट तक पहुंच गए हैं। रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेगुलेशन के लिए हमारे ब्रेन के अंदर एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है एंड दैट इज प्रेजेंट इन द मेडुला पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। ये प्राइमरी रेगुलेटर है, इसको डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप भी कहते हैं। इट सेंड्स पीरियोडिक इंपल्सेस टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स फॉर कंट्रैक्शन, राइट, एंड हेंस इंस्पायरेशन। जब इंपल्स ये बंद करता है then relaxation of the external intercostal muscles and diaphragm takes place and results in expiration. So that is called the respiratory rhythm center. इसके अलावा पोन्स पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी होता है which is thought to control the dorsal respiratory group या respiratory rhythm center, right? It reduces the duration of inspiration. Chemosensitive area, केमिकल ये तो नर्वस रेगुलेशन था। नाउ द केमिकल रेगुलेशन आल्सो टेक्स प्लेस। आवर बॉडी कैन डिटेक्ट H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन आवर बॉडी फ्लूइड्स एज वेल एज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर के पास एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है विच इज सेंसिटिव टू
the amount of CO2 and H plus. अगर इसका amount blood में बढ़ता है, then body starts effort to throw them out by increasing the respiratory rate, right? Aortic and carotid bodies also have the chemoreceptors which can detect the high level of CO2 and H plus in the arterial blood, right? Arterial blood में अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है, then they send the impulse to the respiratory rhythm center and increase the respiratory rate to throw out excess of carbon dioxide from the body. ध्यान रहे, there is no system in our body to detect oxygen. तो ऑक्सीजन अगर हमारी बॉडी के अंदर खत्म भी हो गया, our body cannot detect it, right? It can die, but it cannot detect it. ध्यान रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड is a good example of this. एस्मा. अब ये हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं जो एनसीईआरटीज में लिखी हैं. एस्मा एक एलर्जिक डिजीज है, राइट? इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई का, स्वेलिंग हो जाती है, उसका ल्यूमेन छोटा हो जाता है, एंड देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जिससे व्हीजिंग और विस्लिंग साउंड रिलीज होता है. वैसोडायलेटर पेशेंट्स यूज करते हैं टू अगेन ओपन दी विंड पाइप्स. एम्फाइसेमा जो है ये सिगरेट स्मोकिंग, एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग या एक्सेसिव पॉल्यूशन से होता है. इससे क्या होता है कि इलास्टिसिटी एल्वियोलर वॉल की घट जाती है, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, बैरल शेप्ड चेस्ट हो जाती है एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है. ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, हैजर्डस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले एंड लॉन्गर एक्सपोजर टू द हैजर्डस एनवायरमेंट या पॉल्यूटेंट एनवायरमेंट में एक्सपोज होने वाले लोगों को हो जाता है, राइट? जैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज, एस्बेस्टॉस, कॉटन इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, एटसेट्रा. सो फाइब्रस ड्यू टू डस्ट, सो दे शुड हैव दीज इक्विपमेंट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. आइए अब इस पे हम एमसीक्यूज करते हैं. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड वेयर? अब सबको याद हो गया होगा, इट इज प्रेजेंट इन द मेडुला पार्ट, जिसको डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप भी कहते हैं. ध्यान रहे, इसके नीचे एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप भी होता है. एम्फाइसेमा इज कॉज्ड मेनली बाय द सिगरेट स्मोकिंग. Chemosensitive area is sensitive to what? Obviously, it can detect carbon dioxide and H plus concentration, right? तो NCERTs की हमने कोर रिवीजन कर ली है, right? एक बार इसको रिवाइज करके आप NCERT को फिर पढ़िए और MCQs को अटेम्प्ट कीजिए. आपकी रिकॉलिंग क्षमता बढ़ जाएगी एंड यू वुड बी एबल टू परफॉर्म और अटेम्प्ट द क्वेश्चंस मोर इफेक्टिवली. इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें. और नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ब्रिंग द one short revision for the chapter body fluid and its circulation. Thanks for watching.